हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूँ रश्मि और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को। ओके, तो ये सारे एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में पूछे हुए एमसीक्यूज़ हैं, सारे सेलेक्टेड हैं। सो आप इन्हें सॉल्व ज़रूर करें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, the pair of ions having same electronic configuration is। ओके, तो इसमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और कह रहा है कि इसमें कौन सा पेयर है जिसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, सेम है। ओके, तो यहाँ पे हम बता देते हैं आपको, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, Fe3+ एंड Mn2+। इनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम आएगा। जैसे कि Fe, इसका एटॉमिक नंबर होता है 26, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6। पर यहाँ पे हमें किसका निकालना है, Fe3+ का। जब Fe3+ का निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3+ का मतलब है कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं। ठीक है, तो इसका आयनिक फॉर्म में जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यानी कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो जो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा वो आएगा 3d5। ओके, नेक्स्ट है Mn, मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 25 होता है। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d5। तो हमें लिखना किसका है, Mn2+ का पूछा है। 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो आउटर शेल से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं। तो Mn2+ का फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d5। तो आप देख सकते हैं कि जो Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और Fe3+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आप बाकी को चेक कर सकते हैं, जब इसी तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो वो सिमिलर नहीं आएगा। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल आपको बता दिया करेक्ट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ रेडियल नोड फॉर 3p ऑर्बिटल इज। ठीक है, नोड यहाँ 3 तरीके से निकालते हैं। एक तो आपका यही है रेडियल नोड। रेडियल नोड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-l-1। इसके बारे में हमने डिटेल में अपनी थ्योरी क्लासेस में बताया हुआ है, आप वहाँ पे भी जाके एक बार देख सकते हैं। ओके, और एक नोड होता है जिसको बोलते हैं एंगुलर नोड। एंगुलर नोड कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए सिंपली एंगुलर नोड इक्वल होता है L के, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर के। और अगर आपसे टोटल नोड पूछता है, टोटल नंबर ऑफ नोड, तो ये हो जाता है रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। तो जब हम रेडियल नोड और प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाता है n-1। ये होता है टोटल नोड का फॉर्मूला। फिलहाल हमसे पूछा रेडियल नोड कितना होगा, किसके लिए, 3p के लिए। तो इसके लिए n निकाल लेंगे, n की वैल्यू क्या है, 3 है। l की वैल्यू क्या है, p के लिए क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, ये होता है s के लिए 0, p के लिए क्या होता है 1। ठीक है, तो p के लिए क्या हो जाएगा, l की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हम रेडियल नोड निकाल सकते हैं। रेडियल नोड क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 3, l की वैल्यू कितनी है 1 - 1। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1, यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कितने रेडियल नोड, 1। अगर आपसे एंगुलर नोड पूछता तो ये वैल्यू होती इक्वल टू यल, एल की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि एंगुलर नोड भी कितना आता 1। अगर टोटल नोड पूछता तो टोटल नोड n-1 करते, n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 - 1 करते तो टोटल नोड हमारा 2 आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ट्रैवलिंग एट सेम स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर वेव हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। किसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। आपने डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ा है। ओके, क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। तो h क्या होता है, कांस्टेंट होता है,
और v यहाँ पे कह रहा है कि स्पीड क्या है, सेम है, तो ये भी क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया। तो बचा क्या, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/m, यानी कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, यानी कि क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट होगा। तो इस सब में देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है लगभग सेम होता है, 1 यूनिट के इक्वल होता है। अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, इसका मास जो होता है 4 के इक्वल होता है, यानी कि अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, ज़्यादा, तो इनका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फा पार्टिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एल एंड एम वैल्यूज़ फॉर 3dx ऑर्बिटल इन एन एटम। ठीक है, एल यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एम यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू पूछ रहा है किसके लिए, 3dx के लिए। एन पूछा नहीं है, अदरवाइज एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, SPDF 0 1 2 3, ये क्या होती है एल की वैल्यू। तो डी के लिए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, यानी कि एल की वैल्यू यहाँ क्या हो गई, 2। अब बची एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एम की वैल्यू निकालते हैं, एम की वैल्यू होती है -L से लेकर के +L तक। तो यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है, 2, यानी -2 से लेकर के +2 तक जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी एम की होंगी, यानी कि -2 -1 0 +1 एंड +2। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल बना लेते हैं और उनकी वैल्यूज़ को लिख देते हैं। ये होता है dxy, ये dyz, ये dzx, ये dx² - y² और ये dz² होता है। तो यहाँ पे -2 होती है, ये -1 0 +1 एंड ये +2 होता है। ओके, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू है, dxy है, dxy की वैल्यू क्या है, -2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की वैल्यू -2 और -2। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 and -2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 5f ऑर्बिटल हैज़, 5f ऑर्बिटल में कितने नोड होते हैं। ये 5f ऑर्बिटल यहाँ पे रेडियल नोड पूछ रहा है, टोटल नोड नहीं लिखा हुआ है, ना ही एंगुलर नोड मेंशन किया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे रेडियल नोड निकालेंगे। रेडियल नोड के लिए हमने फॉर्मूला बताया था, n - l - 1। n कितना है, 5, l कितना हो जाएगा f के लिए, अभी हमने यहाँ पे बताया है f के लिए क्या हो जाएगा, 3। तो 3 - 1, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1, यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 नोड। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर ए डी इलेक्ट्रॉन द एंगुलर मोमेंटम इज, एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है l +1 इन √h/2 पाई। l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d के लिए l की जो वैल्यू होती है वो होती है 2। तो यहाँ से निकाल लेंगे 2 + 1 h/2 पाई। तो जब यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो यह आएगा √6 h/2 पाई। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन s ऑर्बिटल इट्स टोटल एंगुलर मोमेंटम इज। टोटल एंगुलर मोमेंटम पूछा है, टोटल एंगुलर मोमेंटम यानी कि जे, इसके लिए फॉर्मूला होता है l + s, और ये किसके लिए अप्लाई होता है, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे याद कर लेंगे। टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है, किसके लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, s के लिए 0, s यानी स्पिन क्वांटम नंबर सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू क्या होती है, +12। जैसे कि ये मान लो s ऑर्बिटल है, एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया, एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके लिए +12, इसके लिए -12। तो यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, यानी इसकी बात कर रहा है, तो +12। अब यहाँ से एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे, 0 + ½ इज वैल्यू कितनी आएगी, +12। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबव प्रिंसिपल इज नॉट करेक्ट फॉर। आप सभी को पता है कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शन होते हैं, ये अबव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन, ऑप्शंस हैं, एन इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल, एन इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम इनर सेल, कैथोड रेज आर इमिटेड,
और कैनाल रेज आर इमिटेड। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, एन इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम इनर सेल। ठीक है, तो एक्सरे प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द वेव फंक्शन साई इन द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स probability of the electron, amplitude of the wave, frequency of the wave and या speed of the wave। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ओके, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ एग्जाम में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोडाइफर्स। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों में से बताना है आइसोडाइफर्स कौन होते हैं। आइसोडाइफर्स होते क्या हैं, ऐसे एटम्स जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, सेम होता है, उसको हम आइसोडाइफर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि जब एटॉमिक नंबर यानी कि Z जब सेम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। और जब एटॉमिक मास सेम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। उसी तरह से जब इनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस जब सेम होगा दो एटम्स में तो उनको हम आपस में क्या बोलेंगे, आइसोडाइफर्स। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, हीलियम और ऑक्सीजन। कैसे निकाल के देख लेते हैं, जैसे कि हीलियम है 2H4, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर के, तो एटॉमिक नंबर कितना है 2, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 2। न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ये होता है एटॉमिक मास यानी कि A माइनस Z। ए कितना है 4, तो 4 माइनस Z यानी कि एटॉमिक नंबर करेंगे तो -2, तो यहाँ से कितना प्रोटॉन निकल के न्यूट्रॉन निकल के आया 2, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन कितना है 2 और प्रोटॉन कितना है 2, 2 माइनस 2 यानी कि डिफरेंस कितना आया 0। इसी तरह से ऑक्सीजन का निकाल लेंगे, ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ये है O8O16, यहाँ पे प्रोटॉन क्या हो जाएगा इक्वल टू एटॉमिक नंबर यानी कि 8। न्यूट्रॉन निकालेंगे, न्यूट्रॉन आ जाएगा एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ये फॉर्मूला होता है न्यूट्रॉन निकालने का। तो एटॉमिक मास कितना है 16, एटॉमिक नंबर कितना है Z, ये है 8, तो यहाँ से निकल के कितना आएगा 8। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करेंगे तो 8 माइनस 8 यानी कि 0, यानी कि यहाँ पे भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस 0 और यहाँ पे भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस 0, यानी कि ये दोनों क्या हैं, सेम है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, आइसोडाइफर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एक्सरेज। एक्सरेज के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला है, द रेडिएशन कैन आयोनाइज द गैस, एक्सरेज गैसेस को आयोनाइज करती है। इट कॉजेज फ्लूरिसेंस इफेक्ट ऑन जिंक सल्फाइड, ये भी करेक्ट है। इट इज़ डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। एक्सरेज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती है। हाँ, नेक्स्ट है, इट्स वेवलेंथ इज शॉर्टर देन यूवी रेस, ये करेक्ट है। हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, इसे हम बोलते हैं जीमान इफेक्ट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा जीमान इफेक्ट। स्पेक्ट्रल लाइंस जब मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट करती हैं तो उसको जीमान इफेक्ट बोलते हैं, और यही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट करें तो इसे बोलेंगे स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, जब ये स्पेक्ट्रल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट करेंगी तो स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, और जब मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट करती है तो जीमान इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द डी ब्रोगली इक्वेशन। अभी हमने आपको बताया था लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, यानी कि mv क्या है, मोमेंटम, या इसको हम h/p भी लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर h के टर्म्स में लिखे तो h इज इक्वल्स टू लैम्डा p। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ इफ़ ऑल हैव इक्वल वेलोसिटी। सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे भी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि अगर इक्वल वेलोसिटी है सबकी तो ये जो लैम्डा होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m, यानी कि मास के, तो जिसका मास क्या होगा, कम होगा,
उसी का वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा यानी कि लार्जेस्ट होगा। तो इसमें मास सबसे कम किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे तो नियरली 44 आता है मास, अमोनिया का 17 आता है, इलेक्ट्रॉन का 1 यूनिट से कुछ कम आता है। ठीक है, इनका जो मास है इलेक्ट्रॉन का 1 यूनिट से लगभग कम आता है। ठीक है, और प्रोटॉन का जो मास होता है वो लगभग 1 यूनिट के बराबर होता है। तो सबसे मास किसका कम हो गया, इलेक्ट्रॉन का, यानी कि इसका वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसको मैच करना है, देख लेते हैं करके। पहला है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका फॉर्मूला होता है ये, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/2π। ठीक है, श्रोडिंगर मॉडल ऑफ एटम, ये होता है, रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन इन द एटम डिस्क्राइब एज वेव। साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसके बारे में रदरफोर्ड ने बताया था, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। लाइमन सीरीज जो होती है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलती है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप इसको मैच करा के जब ऑप्शन मिलाएंगे तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट वेव इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज। करेक्ट वेव इक्वेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो ये तीनों वेव इक्वेशन दिए तीनों करेक्ट है, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दिस, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये तीनों ही वेव इक्वेशन कहलाते हैं, तीनों ही अलग अलग फॉर्म है। ठीक है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का फॉर्म है, और इसको जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लाप्लाशियन कांस्टेंट बोलते हैं डेल्टा स्क्वायर को, और इसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। ये तीनों ही वेव इक्वेशन के फॉर्म है, आप इन्हें याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम डिपेंड्स अपॉन। पहला है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तीसरा है श्रोडिंगर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और तीसरा है ऑल ऑफ देम। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, ये तीनों पे डिपेंड करता है हमारा वेव मैकेनिकल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रूल कुड एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें से कौन सा रूल है जो उसको एक्सप्लेन करता है। पहला है हुंड प्रिंसिपल, दूसरा है अबाव प्रिंसिपल, तीसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, चौथा है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन ए, हुंड्स प्रिंसिपल। हुंड्स प्रिंसिपल क्या बताता है, हुंड्स प्रिंसिपल ये बताता है कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं सबसे पहले क्या होंगे, उनकी पेयरिंग नहीं होती है, पहले सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फील्ड हो जाएंगे तभी पेयरिंग होगी। तो पेयरिंग अनपेयरिंग का कॉन्सेप्ट कौन बताता है, हुंड्स रूल बताता है। अबाव प्रिंसिपल क्या बताता है, इसमें जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होते हैं। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इन ए सब सेल इज। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, पहली चीज़ कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के। ठीक है, जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे उतने ही सेम स्पिन क्वांटम नंबर होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसमें मैक्सिमम कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिसका कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो, सेम हो। तो मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, 3, 1 2 3। यहाँ से दूसरा लेंगे तो इनका स्पिन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, -½ हो जाएगा, और इन तीनों का कितना है, +½ है। तो ऐसे 3 ही इलेक्ट्रॉन ऐसे हुए मैक्सिमम जिनके की स्पिन क्या है, सेम है। इसी तरह से अगर डी ऑर्बिटल लेंगे तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, कि जिसके क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन सिमिलर होंगे। एफ ऑर्बिटल में 7 होंगे, एस ऑर्बिटल में 1 ही होगा। तो ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल के ही तो इक्वल है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल किससे निकलता है, m से निकलता है, और m की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, 2l+1 फार्मूले से। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो आप याद रखेंगे, ऑप्शन सी 2l+1।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक ऑर्बिटल आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, द प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज। अभी हमने बताया कि वो अबाउ प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, अबाउ प्रिंसिपल कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फील्ड होते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल अबाउ का प्रिंसिपल कहलाता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अबाउ प्रिंसिपल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयरन थर्ड एंड कोबाल्ट सेकेंड इज। मैग्नेटिक मोमेंट कह रहा है कि इनके मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो क्या होगा। मैग्नेटिक मोमेंट यानी म्यू, इसका फॉर्मूला होता है √n+2 bm। bm जो होता है उसको यूनिट होती है किसकी, बोहर मैग्नेटॉन बोलते हैं, किसका, मैग्नेटिक मोमेंट का। n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम Fe3 की बात करें तो Fe3 में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में निकाला, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके 5 आएंगे, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5+2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √35। इसी तरह से जब कोबाल्ट सेकंड का निकालेंगे तो कोबाल्ट में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप कॉन्फ़िगरेशन से निकालेंगे वो आएगा 3। तो जब आप इसको फॉर्मूले में रख के निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी √17, यानी कि जो रेशियो आएगा वो √35 रेशियो √17 आएगा, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 2p ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन 2px ऑर्बिटल, लेस देन 2pz ऑर्बिटल, इक्वल टू 2s ऑर्बिटल, सेम एज दैट ऑफ 2px एंड 2pz ऑर्बिटल। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, सेम एज दैट ऑफ 2px एंड 2pz ऑर्बिटल। ये जो p ऑर्बिटल होता है, px, py और pz, इन तीनों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, ना किसी की ज़्यादा होती है ना किसी की कम होती है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्वांटम नंबर डिफाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। इसमें कौन सा क्वांटम नंबर है जो ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को बताता है, ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सब सेल n = 5 एंड l = 3 कैन एक्यूमोडेट। ये जो हमें दिया हुआ है सब सेल, इसमें मैक्सिमम पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो पहले हम इसको डिकोड कर लेते हैं। n = 5 का मतलब 5, l = 3 दिया, 3 किसके लिए होता है, d के लिए, f के लिए होता है, ठीक है। तो f पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा b, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। आप हमारे थ्योरी क्लासेस से इसे देख सकते हैं, वहाँ पे सारे फॉर्मूले हमने लिखवाए हुए हैं, ठीक है, आप इसे याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल लाइक D10 इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, ऑक्टाहेड्रली सिमेट्रिकल या टेट्राहेड्रली सिमेट्रिकल और शेप डिपेंड्स ऑन एटम। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज ट्रू फॉर 3pz ऑर्बिटल। निकाल के देख लेते हैं 3pz ऑर्बिटल के लिए क्वांटम नंबर्स 3, यानी कि n बराबर क्या हो गया 3। p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अब m की बारी है, m क्या हो जाएगा, -1 से लेकर के +1 तक, यानी कि -1, 0 एंड +1, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे ऑर्बिटल बनाते हैं px, py, pz, यानी ये -1, ये 0, ये +1, ठीक है, यानी कि m की वैल्यू क्या है यहाँ पे +1। तो ये हमारा क्वांटम नंबर निकल के आ गया। मिला लेते हैं, n = 3, l = 1 सही है, m = 0 गलत हो जाएगा। b है n = 2, l = -l = 1, m = +1। हमारा ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ये n = 3 होगा, 2 लिखा हुआ है, ठीक है। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा b, बाकी ये दोनों ऑप्शन गलत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s ऑर्बिटल हैज़ लेसर एनर्जी देन 3d ऑर्बिटल बिकॉज इट हैज़
ग्रेटर वैल्यू ऑफ एन, लेसर वैल्यू ऑफ एल, लेसर वैल्यू ऑफ एन प्लस एल, या एल बराबर 0। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, लेसर वैल्यू ऑफ एन प्लस एल। 4s की जो वैल्यू होती है, एनर्जी होती है, वो क्या होती है, 3D से कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसकी जो n प्लस एल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम होती है। किससे? n प्लस एल वैल्यू ऑफ 3D के, ठीक है। n प्लस एन वैल्यू जिसकी ज़्यादा होती है उसकी, ये जिसका n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा होता है उसकी एनर्जी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब हम 4s का n प्लस एल वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, n यानी कि 4, l मतलब कि 0, कितना आ गया 4। 3D के लिए जब निकालेंगे, 3D के लिए n कितना है 3, d कितना है, d की वैल्यू कितनी आएगी 2, यानी कि कितना है 5, यानी कि n प्लस एल की वैल्यू 5 आ रही है और 4s के लिए n प्लस एल की वैल्यू 4 आ रही है। जाहिर सी बात है, जिसका n प्लस वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम, जिसकी n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज लेज़र वैल्यू ऑफ n प्लस एल ऑफ 4s ऑर्बिटल, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटम नंबर फॉर 12th इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम आर। एल्यूमिनियम के जो 12th इलेक्ट्रॉन है उसके लिए क्वांटम नंबर पूछा है, देख लेते हैं निकाल के। एल्यूमिनियम 13 होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1, ठीक है। तो 3s2 ये हो गया आपका 11वां इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका 12th इलेक्ट्रॉन, p में ये हो गया आपका 13 इलेक्ट्रॉन। तो 12th इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए 3 हो जाएगी। l की वैल्यू क्या हो जाएगी, s है 0 हो जाएगी। m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू भी 0, बचा s की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए तो प्लस हाफ, ये 12th इलेक्ट्रॉन है इसके लिए माइनस हाफ, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस हाफ। इसको मैच कराएंगे तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 30 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयर ऑफ सिमिलर रेडिएशन इज, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है रेज का जिसके रेडिएशन सिमिलर होते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, गामा और एक्स रेज का जो रेडिएशन होता है वो सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेबल न्यूक्लियाइड्स आर दोज whose n/p रेशियो इज, 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो स्टेबल न्यूक्लियाइड्स याद रखेंगे वही होते हैं जिनका n/p रेशियो क्या होता है, इक्वल टू 1। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस प्रेजेंट अराउंड रेडियो एक्टिव मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिव मटेरियल के अराउंड जो गैस होती है वो होती है हीलियम। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए डी इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। ये हमने ऊपर आपको सॉल्व करके बताया है कि इसको इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है, h/2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर 4p सबसेल द क्वांटम नंबर फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन शुड बी, 4p के लिए अगर हम क्वांटम नंबर निकालें तो n बराबर आएगा 4, p के लिए l बराबर आएगा 1, और जो है m बिना इलेक्ट्रॉन के हम निकालेंगे क्या ही, s का भी क्या ही निकालेंगे, ठीक है, लेकिन s निकाल सकते, लिखा है द क्वांटम नंबर फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन शुड बी, ऑल इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो मिला के देख लेते हैं, n बराबर 4 l बराबर 0 दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे l की वैल्यू 0 दी है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे l की वैल्यू 1 दी है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। s की वैल्यू हाफ नहीं होगी क्योंकि s की वैल्यू 0 होगी, फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन लिखा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जी सबसेल इज कैरेक्टराइज्ड बाई, n बराबर 6 गलत, n की वैल्यू हम कैसे बता सकते हैं बिना दिए हुए, m बराबर 2 ये भी रॉन्ग, l बराबर 4 l बराबर 5, करेक्ट ऑप्शन है सी, l बराबर क्या हो जाएगा 4। जैसे कि आपका s p d f होता है उसी तरह एक g, f के बाद g भी आता है, कॉमनली हम लोग f तक ही पढ़ते हैं बट f के बाद g भी आता है। तो जब इसके लिए l की वैल्यू लिखेंगे तो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 और g के लिए कितना आएगा 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शोन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, जूल थॉम्सन इफेक्ट। करेक्ट ऑप्शन है सी, डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन शोन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड आर प्रेजेंट इन, चार यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, टोटल नोड की बात कर रहा है। तो इन सब में से पूछ रहा है टोटल नोड किस में सबसे ज़्यादा होंगे। तो टोटल नोड के लिए फॉर्मूला होता है, टोटल नोड का फॉर्मूला होता है n-1। अब यहाँ पे n-1 में देखते हैं तो ये जो n की वैल्यू है सब में क्या है, सेम है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ नोड भी क्या आएगा, सबका सेम आएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑल हैव सेम नंबर ऑफ नोड। इनका सबका नंबर ऑफ नोड क्या आएगा, सेम ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आयरन एटम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन हैव n बराबर 3 एंड l बराबर 2। n हैज़ लोअर वैल्यू, l हैज़ ए लोअर वैल्यू, n प्लस l वैल्यू इज मैक्सिमम, n प्लस l वैल्यू इज मिनिमम। यहाँ पे ये ऑप्शंस करेक्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आप ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ऑप्शन कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। नंबर ऑफ एंगुलर नोड ये दिया हुआ है, गलत है, एंगुलर नोड क्या होता है, एल होता है। नंबर ऑफ रेडियल नोड एल दिया हुआ है, ये गलत होता है, रेडियल नोड होता है एल माइनस एन माइनस एल माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ नोड n-1 ये करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस गलत है। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ड्यूटेरॉन इज एन इलेक्ट्रॉन विथ ए पॉजिटिव चार्ज, ए न्यूक्लियस हैविंग 2 प्रोटॉन्स, और ए न्यूक्लियस कंटेनिंग ए न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन, और ए न्यूक्लियस कंटेनिंग ए न्यूट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कि ड्यूटेरॉन क्या होता है, ड्यूटेरॉन के न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं। ड्यूटेरॉन क्या होता है, ड्यूटेरॉन जो होता है वो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। एक होता है आपका हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का जो दूसरा आइसोटोप होता है 1s2 होता है, और तीसरा आइसोटोप होता है 1s3, इसी को ड्यूटेरॉन बोलते हैं या इसको 1d2 भी बोलते हैं। तो अगर इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालें तो क्या आएगा, ए ही आएगा, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक मास कितना है, 2 है, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी कि न्यूट्रॉन भी कितना है 1, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइंस इन एन एटॉमिक स्पेक्ट्रम आर ड्यू टू, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। लाइंस जो आती है वो किस वजह से आती है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे, ये फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है। करेक्ट ऑप्शन है सी, डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये स्टेटमेंट जो है आपका एक्सरे का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, एक्सरे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन 1h1, 1h2 एंड 1h3 all are stable, 2 are stable, 1h3 DK2 1h1 और 1h3 DK2 1h3। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, 1h3 DK into 2h3। नेक्स्ट है इन हाइड्रोजन बॉम्ब हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू बेरियम, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 और हीलियम। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस आप ज़रूर सॉल्व करें। थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।